नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार आपको जोड़ रहा हूं जनहित की खबरों से और उठा रहा हूं जनहित के मुद्दों को। इसीलिए आज जन जन की आवाज बन रहा है पर्वतवाणी लाइव। जी हां, लगभग 1 महीना से अधिक बीत चुका है अंकिता हत्याकांड को, लेकिन आज पुनः पर्वतवाणी की जो टीम है वो पहुंची है गंगा भोगपुर में स्थित वनंतरा रिसोर्ट में। आप पीछे देख भी सकते हैं, वनंतरा रिसोर्ट आपको दिख रहा है और किस परिस्थिति में है ये भी आपको दिख रहा है। और ये परिस्थिति क्यों हुई है ये भी आप लोग जानते हैं, लगातार आपको हम दिखा रहे थे पहले ही दिन से। लेकिन आज यहां आने का मेरा क्या औचित्य है, क्यों मैं यहां पर पुनः पहुंचा हूं और बार बार क्यों मैं यहां पर आ जाता हूं, ये भी अपने आप में सवाल है। और सवाल ये है, जब तक पहाड़ की उस मासूम बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सारी जितने भी साक्ष्य हैं वो उजागर नहीं होंगे, तब तक दीपक सिंह गोलू लड़ाई लड़ता रहेगा हमेशा, जब तक भी ऐसे ये मामले सामने आते रहेंगे। और इस बेटी के लिए नहीं, तमाम आने वाली जो बेटी हैं उनको सुरक्षित करने के लिए भी हमेशा आगे अग्रसर रहेगा। आज मेरे साथ दो मेहमान हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगा। इनका यहाँ आने का क्या कारण है ये भी हम जानेंगे। एक तरफ हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई हैं आशुतोष नेगी जी, जिन्होंने सर्वप्रथम जो है अंकिता भंडारी वाले मामले को उजागर किया था, ये बात पूरा उत्तराखंड जानता है। इन्होंने ही हाई कोर्ट में याचिका भी डाली थी जब इन्हें लगा कि इस मामले को कहीं ना कहीं घुमाने और फिराने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो इनसे बहुत सारी चर्चा करेंगे। साथ में दूसरी ओर हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, जो राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं और यूकेडी के एक दिग्गज नेता भी हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आंसू भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद दीपक भाई। पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि जो राजेश पोल खोल बोगड़ा, जो हमारे भी बड़े भाई हैं, उन्होंने जो मशाल जलाई है उस मशाल को आप और आगे लेके जा रहे हैं। और खासकर जो ये ऋषिकेश क्षेत्र है वहाँ बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई है पहले तो आपको। आंसू भाई, पहला सवाल ये है, एसआईटी भी जांच कर रही है, सरकार भी दावा कर रही है कि हम पूरी निष्ठा से इस मामले को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। तो आपको क्या लगा, ऐसा क्या हुआ आपके मन में कि नहीं, मुझे हाई कोर्ट जाना चाहिए और याचिका डालनी चाहिए इस मामले को लेकर? देखिए दीपक भाई, इसमें ये है कि जो सवाल मैं उठा रहा हूँ वो पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश और दुनिया से भी लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही, कोई संतुष्ट नहीं है। अगर आप इसका सर्वे भी करा लेंगे बिल्कुल। तो सर्वे के जो रिजल्ट होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। उस मतलब 99% लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस की जो एसआईटी है सही ढंग से मामले की जांच नहीं कर रही है। और क्योंकि ये बीजेपी के राज्य मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है तो इसको रफा दफा किया जा रहा है। और हो सकता है कि हत्या को गैर इरादतन हत्या दिखा दिया जाए, इसको ये दिखा दिया जाए कि अंकिता ने आत्महत्या करी। और जिस तरह से आपने देखा है कि जो उनका इन्वेस्टिगेशन है उसमें रेप के तो उन्होंने एक तरह से मुक्त कर दिया है, लेकिन रेप की पूरी-पूरी संभावना है। जिस तरह से आपको पता है कि 18 तारीख को दिन में पुलकित उसके अंकिता के कमरे में घुसा हुआ था, उसका मुँह भींच रहा था, वो हेल्प, हेल्प चिल्ला रही थी। उसके बाद जो उसकी लास्ट कॉल थी जिसमें वो कर्मचारी को, होटल के एक कर्मचारी को बोल रही थी कि मेरा बैग जो है ऊपर छोड़ाओ, जी। रो रही थी। तो इसका क्या मतलब है? सीधा-सीधा मतलब है कि उस लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा था। दूसरी बात है कि एम्स जैसे संस्थान ने जब पोस्टमार्टम हुआ उसमें गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं रखा, जबकि निर्भया केस के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप जब इस तरह के मामलों का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, तो उसमें लेडी डॉक्टर बिल्कुल। गायनेकोलॉजिस्ट को रखेंगे। तो आपने क्यों नहीं रखा? तीसरी चीज मेरे को आज ये पता चली है कि जब उनसे मैंने पूछा कि भाई आपने इसमें डीएनए सैंपलिंग भी कराई क्या? मतलब जब बॉडी रिकवर हुई आपने कैसे पुष्टि कर ली कि भाई ये अंकिता ही है? क्योंकि उसके चेहरे को, उसके शरीर को देख के तो पुष्टि नहीं हो रही थी। कई लोगों ने ये भी कहा है कि वो जो शव बरामद हुआ है वो तो काफी लंबी थी लड़की, वो 5 फुट 7 इंच के आसपास थी, जबकि अंकिता 5 फुट 1-2 इंच की लड़की थी। तो हम कैसे मान ले कि वो अंकिता ही थी? तो एसआईटी का कहना था कि परिवार वालों ने पुष्टि कर ली थी, तो हमने जो है उसको मान लिया कि अंकिता ही है। जबकि लीगली जो है डीएनए सैंपलिंग इस तरह के क्राइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब परिवार के लोगों से डीएनए सैंपल मैच कर जाएँगे तो तभी पुष्टि मानी जाएगी कि वो लड़की अंकिता ही है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है पुलिस के उसमें, जो कि मुझे आज ही पता चला जब मैंने उनसे पूछा। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं, सब पे सवाल-जवाब आज हुए। चलिए, तो एक बात और बताइए, आज आपको एसआईटी ने बुलाया है लक्ष्मण झूला थाने में, क्या कुछ उनसे सवाल जवाब हुए? क्या आपके सवाल थे? क्या उनके सवाल थे? क्या कुछ चर्चा हुई? थोड़ा बताइए विस्तार से। देखिए, जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उनके जो इंस्पेक्टर हैं खोलिया जी,
तो मैंने उनको पहले ही स्पष्ट बता दिया था कि देखिए साक्ष्य तो अनलिमिटेड हैं, जो कि सोशल मीडिया में हमारे पत्रकार बंधुओं ने ढूँढ-ढूँढ के निकाल के आपको दे दिए हैं। अब आप हमें बताइए कि इस दिशा में आपने इन्वेस्टिगेशन क्या किया? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलकित घुसा हुआ था अंकिता के कमरे में और उसका मुँह भींच रहा था, तो आपका इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में गया है? क्या आप उसे रेप नहीं मान रहे हो क्या? मतलब एक लड़की हेल्प हेल्प चिल्ला रही है तो किस चीज़ से हेल्प चाह रही है वो? भई उसके पास पैसा तो है नहीं, इज़्ज़त है। इज़्ज़त पे जब हाथ डाला जाएगा अकेली लड़के की तो वो चिल्लाएगी। तो आपने एक तरह से क्लीन चिट दे दी है। जो आपने जाँच की है, अब आपने किस चीज़ की जाँच की? क्योंकि यहाँ पे तो रिज़ॉर्ट तोड़ दिया था। इस कमरे के अंदर तमाम साक्ष्य हो सकते थे कि उस कमरे में 18 तारीख को पुलकित ने उसके साथ क्या किया। उसके बेड से रिकवर हो सकते थे, उसके फिंगरप्रिंट्स हो सकते थे, तमाम चीज़ें हो सकती थी। अभी वो कुछ नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं कि साहब ये इसका हम खुलासा करेंगे कि हमने इन्वेस्टिगेशन क्या करा। तो मैंने भी उन्हें शुभकामना दी कि आप अगर सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप 3 तारीख से पहले खुलासा कर दीजिए कि हमने जाँच कर ली है। लेकिन जो बलात्कार की जो पूरी-पूरी संभावना है, उसको पूरा दुनिया कह रही है कि उस लड़की के साथ बलात्कार होने की प्रबल संभावना है। वो जो क्लीन चिट एसआईटी दे रही है अब तक जो लग रहा है, उससे कोई सहमत नहीं है और इसी वजह से हम हाई कोर्ट गए हैं कि वहाँ सारी चीज़ों को पूछेंगे और हाई कोर्ट ने भी हमारी प्रेयर का वो करते हुए हम पे दया दृष्टि रखते हुए उसको हमारी याचिका को स्वीकार किया है। स्टेटस रिपोर्ट माँगी है, तो वहाँ स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगी 3 तारीख को। अब ये बताएँगे वहाँ पे कि हमने क्या किया है, क्या जाँच हुई है। तो सारी चीज़ें जब वहाँ पे आ जाएँगी तो फिर उसके बाद फिर दोबारा से हम इनको पूछ सकते हैं कि आपने ये जाँच यहाँ तक की, तो यहाँ तक क्यों नहीं करी या इस दिशा में क्यों नहीं की? तो अब देखिए अब ये क्या करते हैं 3 तारीख का हमें इंतज़ार है। अगर उससे पहले ये कुछ जिस तरह से कह रहे थे कि हमने सारा केस खोल दिया है, अगर लोग संतुष्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक और बात है आसू भाई, जब आपने इस खबर को चलाया था पौड़ी से, तो उसके बाद ऐसा भी सुनने में आया था, आपने स्वयं बयान दिए थे कई मीडिया के चैनलों पर कि आपको जो है धमकियाँ भी मिल रही हैं। आपको धमकी दी जा रही थी। अब वो लोग कौन थे जो आपको धमकियाँ दे रहे थे और क्या कारण है? क्योंकि खबर तो सभी चला रहे थे, लेकिन हुँ। सबसे पहली धमकी आपके पास आई, उसका क्या कारण है? जबकि आप कह रहे हैं याचिका तो आपने बाद में डाली है। हुँ। नहीं वो धमकी मेरा एक इंटरव्यू नवल खाली ने लिया था पहाड़ टीवी जी, पे, जिसमें मैंने संघ और आरएसएस पे सवाल उठाया था जी, बीजेपी के लोगों पर। तो मुझे लगता है कि वो जो फ़ोन कॉल आए थे वो संघ के गढ़ से आ सकते हैं, नागपुर से या बम्बई से, क्योंकि वो 022 नंबर से थे। तो जब मैंने इस तरह का उनका नाम लिया कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे आरएसएस के लोग आते थे जी। अय्याशी करने के लिए, तो उनको बुरा लगा होगा। तो मैं कोई आरएसएस के सारे लोगों को बुरा थोड़ा ना कह रहा हूँ। मैं जो गलत हैं, चाहे वो आरएसएस में है, चाहे बीजेपी में है, चाहे कहीं भी जो गलत है तो गलत है। और इस बात को लेके मैंने बयान दिया था तो मुझे लगा कि वो कुछ लोगों को हिट किया होगा। हो सकता है कि इनके विनोद आर्य के भी नज़दीकी हो सकते हैं क्योंकि ये भी संघ से जुड़े हुए हैं। वो लोग हो सकते हैं, उन्होंने सीधे-सीधे मुझे बोला कि हम केस को भी निपटा देंगे और तुम्हें भी निपटा देंगे, ये कहा उन्होंने। और एक दूसरे ने फिर धमकी दी कि आप रेणु बिष्ट को जो है उसको टारगेट मत करिए कि उसने रिज़ॉर्ट क्यों तोड़ा। आप इसको मत उठाइए, आप समझदार हो, गलत चीज़ खबर मत चलाओ। तो मैंने कहा इसमें गलत मैं क्या चला रहा हूँ, साक्ष्य तो नष्ट कर ही दिए उन्होंने। तो मुझे लगता है कि उसका रिएक्शन था वो। तो वो जो मुंबई से फ़ोन आए तो वो तो संघ के लोगों के हो सकते हैं, जो मुझे लगता है कि संघ से जुड़े जो लोग हों उनके हो सकते हैं। और वो रेणु बिष्ट का समर्थक हो सकता है जिसका फ़ोन आया कि रेणु बिष्ट के खिलाफ खबर मत चलाओ। जो मुंबई से फ़ोन आए थे, एक तो कह रहा था कि आपको भी निपटा देंगे, केस को भी निपटा देंगे। दूसरा कह रहा था कि आप जो है इस तरह की खबर मत चलाओ। मतलब कुल मिला के ये था कि खबर मत चलाओ। मतलब खबर चलाने से उन्हें दिक्कत हो रही थी और आरएसएस का नाम लेने से तो ज़्यादा ही दिक्कत कुछ हो रही थी। मुझे लगता है इसी वजह से वो फ़ोन कॉल धमकियों के आए, वो 2-3 दिन तक आए, फिर उसके बाद बंद हो गए हैं वो फिलहाल। जी, आपने तो बहुत सारे आंदोलन भी लड़े हैं, इस राज्य को पृथक करने का भी आंदोलन आपने लड़ा है, अनुभव है, दिग्गज नेता हैं आप, चुनाव भी आप लड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि विनोद आर्य जो है, वो आरएसएस का नेता है या पहले मंत्री रह चुका है, जैसा भी है। लगता है कि इसकी इतनी पकड़ है, इतनी पहुँच है कि ये इस मामले को रफ़ा-दफ़ा तक कर देगा? देखिए, निश्चित रूप से ये कड़वी सच्चाई है। पहाड़ की एक बिटिया के साथ बड़ी दुर्घटना हुई। स्थान आपके सामने है ये, बिल्कुल। कुनाव का क्षेत्र है, भोगपुर का। यमकेश्वर विधानसभा है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। पहले दिन से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ और इस रिसोर्ट के अंदर जो नंगा नाच पिछले 4-5 सालों से चल रहा है, वो क्षेत्र की तमाम जनता जानती है। इतनी भयभीत हैं, मुँह खोलने से डर रही हैं। बिल्कुल, कारण आपको पता है, बिल्कुल। जो पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दे दें, तो गाँव के लोग इनके खिलाफ क्या बोलेंगे? ये तो वो हकीकत है, जो आम जनमानस अब समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करने वाली, हिंदुओं की बेटियों के हो,
को ही सबसे खतरे में डाली हुई है, चाहे फिर वो मामला मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो। इन्हीं के चोलाधारी इनको उत्तराखंड के अंदर बदनाम कर रहे हैं। ये तो वो हकीकत है। अब आ जाइए, सवा महीना हो चुका है, उत्तराखंड की बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबार और सोशल मीडिया से जो बातें निकल कर आ रही हैं कि दफ़ा 34 की जो धारा लगी है, उसमें संगठित अपराध है, एक से ज़्यादा व्यक्तियों ने उसमें किया है। पुलकित का पिता विनोद आर्य जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उसका थाने में जाकर ये कहना और उसकी आवभगत होना थाने में, और उसका ये कहना मेरा बेटा निर्दोष है, और बाद में वो बेटा गिरफ्तार होता है, उसके पिता को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। साफ-साफ है कि तराजू वाली जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, वो विनोद आर्य को बचा रही है। दूसरी बात, अपराधी पकड़ में है, वीआईपी अखबार में छप रहा है, क्या अपराधी के मुंह से पुलिस ये चीजें निकलवा नहीं पा रही है? ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं। अगर पुलिस, लक्ष्मण झूला थाना ईमानदारी से काम कर रहा होता तो इस पे एसआईटी जांच ना बैठती। अब एसआईटी की अधिकारी पी रेणुका जी, वो भी सवालों के घेरे में आ गई। ईमानदार जरूर हैं, उनकी छवि साफ जरूर है, मगर सवा महीने में आप अपराधी से वीआईपी का नाम नहीं उगलवा पा रहे। आप पोस्टमार्टम में पुलिस की अनदेखी, गायनों की अनदेखी, निर्भया कांड में जबकि मैंडेटरी है कि यदि किसी बिटिया का पोस्टमार्टम होता है तो लेडी डॉक्टर का होना जरूरी है। उसमें क्या हुआ है, बिटिया के साथ कोई अनहोनी घटना हुई है, नहीं हुई है, क्यों लड़की चिल्ला रही है, इस पर डार्क बना हुआ है। और सोशल मीडिया में जो खबरें निकल रही हैं उससे स्पष्ट संदेश जा रहा है कि ये तराजू वाली पार्टी पहाड़ की बिटिया को न्याय नहीं देना चाहती, और मैदानी क्षेत्र का जो बाहर से आकर उत्तराखंड में बसा है उसका बेटे को बचाने का प्रयास कर रही है। ये आरोप नहीं है। यदि जनता के बीच में ये सवाल खड़े ना होते तो उत्तराखंड का एक मूल निवासी आशुतोष नेगी, जो प्रोफेसर है, एडवोकेट है, और आज वो पत्रकार केवल इस बात के लिए बना है कि उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे काम नहीं हो रहा है, चाहे जंगल बचाने का सवाल हो, चाहे जमीन बचाने का सवाल हो, चाहे रोजगार बचाने का सवाल हो। हर घर में प्रेमचंद अग्रवाल बने हैं, और सारे बाहर के, कोई राजस्थान से आकर ऋषिकेश में बैठकर उत्तराखंड की अस्मिता को लूट रहा है, तो कोई बाहर से आकर उत्तराखंड में आकर उत्तराखंड के जल जंगल जमीनों को बेच रहा है। 64 लाख लोग थे, 1,35,00,000 यहाँ जनसंख्या होगी। मेरा कहने का मतलब है, जो डार्क अंकिता बिटिया की मौत के कारण उत्तराखंड में बना है, ये उसी का परिणाम है कि हार कर एक पत्रकार को, आशुतोष नेगी को, हाईकोर्ट जाना पड़ा, और हाईकोर्ट में उसकी याचिका को स्वीकार करना यह बताता है कि इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक सरकारों के द्वारा, पुलिस के द्वारा की गई है कि अब इनसे उन जनता को यह उम्मीद है कि हाई कोर्ट ही कोई फैसला करेगा। ये वो सवाल हैं जिससे पूरे देश में उत्तराखंड की छवि खराब हुई है। ये देवभूमि है, देवतुल्य लोग यहाँ रहते हैं। शांतवादियों के अंदर ये अशांत माहौल किन के कारण बन रहा है? कौन है जो पहाड़ की बेटी के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? इसके मूल जड़ में जाओगे तो वो जो बाहर से आकर उत्तराखंड में बस रहे हैं, और भाजपा उसको बसा रही है। राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्र के नाम पर उत्तराखंड को लूट रहे हैं, उसके खिलाफ एक जन आंदोलन बना हुआ है। उत्तराखंड बंद से लेकर तमाम जनपदों में, ब्लॉकों में आंदोलन हो रहे हैं, केवल इस बात का कि बिटिया को न्याय दो। न्याय मिल नहीं रहा है। ये सरकार बताने को तैयार नहीं है कि इन सवा महीनों में यदि आपकी एसआईटी उस वीआईपी का नाम नहीं बता पा रही है, यदि इनकी एसआईटी ये नहीं बता पा रही है कि ये किसके इशारे पर ये सबूत मिटाए गए हैं, किसके इशारे पर ये तोड़ा गया है, जब एसआईटी ये बता नहीं पा रही है कि किस कारण से उत्तराखंड की इस बिटिया को 100 महीने से न्याय नहीं मिला पड़ा, तो सरकार नाम की चीज उत्तराखंड में है नहीं। ये तराजू वाली पार्टी उत्तराखंड को बेचने पे लगी है। धामी जी को तुरंत सरकार से इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए। काहे के धाकड़ धामी? अगर 1.25 महीने में आपकी सरकार के मातहत काम करने वाली पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस समय तराजू भारी है। न्याय के लिए उत्तराखंड का नौजवान नौकरी के लिए परेशान है, न्याय मांगने को परेशान है। प्रेमचंद अग्रवाल जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, ये डकैती डालकर उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं। उसी तरीके से अंकिता बिटिया के हत्यारे वो नाम के लिए जेल में हैं। कल आप देखेंगे पुलिस प्रोसीडिंग जो होगी, यदि उसमें हाई कोर्ट का दिशा निर्देश ना हो तो ये तो कल इसको आप बाइज्जत बरी भी कर देते। ये मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर अंकिता बिटिया के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है, न्याय मिल नहीं रहा है, ये चिंता का विषय है। आज हम
आशुतोष भाई को जो है पुलिस ने बुलाया था, इनसे सवाल जवाब हुए, वो जवाब नहीं दे पा रहे, वो बता ही नहीं पा रहे। मतलब एसआईटी एक पत्रकार से पूछ रही है कि कुछ बच गया हो तो बताओ। इसका मतलब एसआईटी इस बात पर दबाव में है कि कहीं हाई कोर्ट में जाकर इनकी जो है छिछिली ना हो, इसलिए इनको बुलाया गया है। और जो सवाल इनके आपस में हुए हैं उसमें जो उत्तर ना मिलना, ये बताता है कि तराजू वाली सरकार ने उत्तराखंड की इस बिटिया को ना न्याय देने की ठान रखी है। इसीलिए आज असमंजस की स्थिति बनी है, जनता सड़कों पे है। गौरा देवी, हंसा दनाई, बेलमती चौहान, टीलू रौतेली जैसी वीरांगनाओं की थाती में उसकी बिटिया न्याय के लिए तरस रही है, और ये तराजू वाले उस बिटिया के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। देश के लिए सिर कटाने वाली ये कौम है। यदि उत्तराखंड की जनता ने अपने को सड़कों पर उतार दिया तो इस सरकार के मंत्री से लेकर सरकार का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं होगा। उत्तराखंड के जनमानस को इस कदर ना भड़काएं कि उत्तराखंड का जनमानस सड़कों पर उतरकर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पहल करे। एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि ये जो मामला है ये संशय और संदेह से परिपूर्ण रहा पहले दिन से ही, आप लोग जानते हैं इस बारे में। ये पीछे एक फैक्ट्री भी चला रहा था, पुल के तारे, उसमें भी बहुत सारे लोग कार्यरत थे जो वहां पर कर्मचारी थे। साथ ही इस रिसोर्ट में भी बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे, और जैसा कि एक फोन की जो रिकॉर्डिंग है उसमें भी अंकिता से बात हो रही है एक व्यक्ति की। ये सब आखिर है कहाँ? पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की? क्या जानबूझ के इन लोगों को जो है यहाँ से रफा दफा कर दिया गया है? बहुत सही सवाल आपने किया है। सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी। अब आप बताइए, आग लगाने वाले गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये जंगल में, जंगल की जमीन पर, ग्राम सभा की जमीन पर रिसोर्ट बन गया, डीएफओ जेल क्यों नहीं है? उस ग्राम सभा के ग्राम पंचायत अधिकारी जेल क्यों नहीं है? जिसने उत्तराखंड की संपत्ति पर अतिक्रमण किया है वो अधिकारी अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? साफ पता चलता है, लैंसडाउन से लेकर दुगड्डा तक सारी जमीनों पे बाहर वालों को कब्जा करवा दिया। किसने? तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, पंचायत मंत्री, सब मिलकर उत्तराखंड को लूट रहे हैं। इसी तरीके से आप यमकेश्वर के घट्टू घाट से लेकर आप नैल तक चले जाइए, सरकारी संपत्ति पे बैठे हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट लगा रखे। कौन है? भाजपा का नेता, कांग्रेस का नेता। कौन बोलेगा? और दबाकर उत्तराखंड की छाती पर बैठकर उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म करने पर लगे हैं, कार्रवाई करने के नाम पर कुछ नहीं। जिस दिन एसडीएम के डबल बयान, डीएम के डबल बयान, अगर ये जेल की सलाखों पर होते, तमाम थाना अगर जेल में होता, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर परिपाटी न्याय की होती। मगर कौन करेगा? मैंने कहा कि ये तराजू वाली मानसिकता के लोग सरकार में बैठे लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं। इसीलिए उत्तराखंड के अंदर डीएम पौड़ी अपने आप को आज शर्मिंदा महसूस कर रहा है, एसडीएम यमकेश्वर अपने आप को जो है पंगु महसूस कर रहा है, और विधायक हर काम को करने पर तैयार है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये लोकतंत्र है। अगर इसी तरीके से न्याय होगा तो जनता जब सड़कों पर न्याय लेने के लिए उतरेगी तब ये सुरक्षित रहेंगे। आज मेरे बयान को कई लोग इस तरीके से कोट कर देंगे कि आप जो है धमका रहे हो। मैं क्या कहूं? मेरी बेटी के साथ अगर इस तरह होगा तो कौन बर्दाश्त करेगा? उत्तराखंड की बेटी के साथ ऐसा होगा, कौन बर्दाश्त करेगा? मगर दुख इस बात का है कि धामी धाकड़ किस बात का? अपराध छुपाने का। सरकार सनातन धर्म की बात करती है। कौन से सनातन धर्म? यहां कौन सा आकर इनको अल्पसंख्यक का व्यक्ति की और उसकी बेटी के साथ हुआ है? यहां तो किसी सनातनी की लड़की के साथ ऐसा हुआ है। 25 लाख देके जान छुड़ा ली और बदनाम करते हो कि बेटी का बाप बिक गया। ये बताता है कि ये अखंड भ्रष्ट और बेईमान दलाल, चोर, उचक्के इन सत्ताओं में बैठ चुके हैं, और इसीलिए उत्तराखंड के हर वर्ग के साथ धोखा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, पढ़े लिखे लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा, सरेआम बिक्री हुआ किसी पे कार्रवाई? सफेद पोस्ट पे नहीं। यहां बिटिया की जान चलेगी, हो रहा किसी सफेद पोस्ट पे कार्रवाई? नहीं। धारा 34 पुलिस लगाती है और विनोद आर्य बाहर है। कौन दोषी? हम। अगर हम बोलें तो पुलिस धमकी दे। ये दिखता है कि लोकतंत्र इस समय खतरे में है, और इस लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने का। ये देवभूमि है, यहाँ पर तमाम देवता रहते हैं, मगर ऐसे बाहर के लोग आकर उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म करेंगे। कानून अगर काम नहीं करेगा तो हम किस लिए बैठे हैं? हमने सिर कटाया, राज्य लिया, और सिर कटवा देंगे, उत्तराखंडियत को खत्म नहीं होने देंगे। देखते रहिएगा, अगर अंकिता के साथ अन्याय हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उत्तराखंड के अंदर सुरक्षित नहीं होगा। चलिए देखिए, आक्रोश लगातार बरकरार है, चाहे वो विपक्ष हो
चाहे वो यहाँ उत्तराखंड प्रदेश की जनता हो। और उस आक्रोश का कारण केवल यही है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कि अब तक जितनी भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा हुई, एसआईटी के द्वारा हुई, उस पर जो है कहीं ना कहीं जनता ने और विपक्ष ने प्रश्न चिन्ह लगा रखा है कि अगर आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं तो ये किस प्रकार की कार्यप्रणाली है आपकी, जिसमें एक बेटी को न्याय नहीं मिलता है। आरोपी एक साधारणतः जो है जेल में केवल अभी हैं, उनके ऊपर ऐसे कई सारी धाराएं जो अभी नहीं लगी, जिससे वो अभी बहुत कोसों मील दूर हैं। साथ ही पुलकित आर्य का पिता विनोद आर्य, जिसने मिलकर जो है अपने बेटे के साथ इस मामले को घुमाने फिराने का काम किया। साथ ही इस मामले में एक और संदिग्ध है जो पटवारी है, वो भी आज जो है भले ही आपने उसको बर्खास्त कर दिया हो, लेकिन क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या डीएम अपने बयान को पलटने वाला, जिसने 2 बार अपने बयान पलट दिए, हो सकता है सत्ता के दबाव में पलट दिए हो, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? ये पूरा मामला संशय और संदेह से परिपूर्ण रहा। इसीलिए रहा क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें संशय पैदा किया पुलिस ने और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने भी। इसीलिए जनता का आक्रोश लगातार बरकरार है। तमाम उत्तराखंड के लोग जो हैं सड़कों पर उतरे हैं। कहीं आप देख रहे हैं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, कहीं जो है आंदोलन हो रहे हैं, कई लोग जो हैं सड़कों पर उतर चुके हैं। और उसका कारण केवल यही है कि पहाड़ की बेटी को किसी भी तरीके से न्याय मिले, ताकि जो आने वाली हमारी उत्तराखंड की बेटियां हैं उनका बल भी मजबूत हो, वो भी स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन को आगे जिए और कभी भी पढ़ने के लिए जाएं या किसी नौकरी करने के लिए जाएं तो कभी भयभीत ना हो और कोई पुलकित आर्य जैसा दोबारा उत्तराखंड में कदम ना रखे। चलिए बने रहिए और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।